जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है ट्यूसडे 20 सितंबर और दोस्तों आज के दिन हम दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। दोनों ही आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में से रहेंगे। एक आर्टिकल क्योंकि आज ट्यूसडे है तो सी राजा मोहन का आर्टिकल आता है। सी राजा मोहन के आर्टिकल जब भी आते हैं तो काफी चिंता की बातें सामने प्रकट करते हैं, खास करके भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए। और यहां पे बात करी गई है यूरेशियन वैक्यूम के बारे। अभी रिसेंटली आपको पता है समरकंद में उज्बेकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुआ था। तो अब यहां पे यूरेशियन रीजन की जहां पे बात करें, अभी आप जैसे जानते हैं अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में भी लड़ाई चल रही है, तनाव बने हुए हैं। 2020 में भी लड़ाई हुई थी। तो इसके चलते इंडिया के लिए क्या दुविधा आ सकती है सेंट्रल एशियन रीजन में अपनी रेलेवेंस बनाने को, स्पेशली इन द वेक ऑफ द वॉर। जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, 7 महीने पूरे होने को आ गए हैं। ये सब बातें यहां पे करेंगे। फिर एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है जहां पे रीथिंकिंग यूनिवर्सिटीज की बात करी गई है, नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज सोसाइटी को क्रिएट करने की बात करी गई है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो कैसे अपने आप में रिफॉर्म्स लेके आ सकें, खास करके बेहतर टीचर्स को हायर करके। तो ये दोनों आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। जहां तक हिंदू की बात है दोस्तों, तो हिंदू में एक आर्टिकल जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का आया था, लीड आर्टिकल, वो ऑलरेडी हम पहले भी इन द पास्ट काफी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के फ्लड्स को लेकर आर्टिकल हिंदू में आया था। अगेन नॉट वेरी रेलेवेंट, बट अगर आप रीडिंग देना चाहते हैं तो यू कैन गिव अ क्विक रीडिंग 5-10 मिनट के लिए। लेकिन हमारा मोटिव रहेगा एडिटोरियल डिस्कशन में, चाहे 2 टॉपिक्स हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, रेलेवेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करें और कैसे हम कम समय में ज्यादा चीजें कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे जो रहेगा एंड ऑफ द वीडियो में आप देख सकते हैं। तो बात करेंगे इंडिया एंड द यूरेशियन वैक्यूम। अब इंस्टेबिलिटी इन यूरेशिया की बात करें। देखिए ये जो रीजन है सेंट्रल एशिया, किसी जमाने में यूएसएसआर का हिस्सा था और रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। आपको याद होगा इस साल जनवरी की बात है, कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुए थे। जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है उन्होंने कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। एलिगेशन लगाई थी कि एनर्जी प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं, करप्शन बहुत चल रहा है। अभी रिसेंटली अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में भी हम क्लैशेस देख रहे हैं, जो नगोर्नो काराबाख रीजन है। वैसे अजरबैजान और आर्मेनिया को लेकर डिटेल में मैं वीडियो भी बनाऊंगा, मैं बनाना चाहता हूं वीडियोस को लेके, ताकि आपको समझा सकूं कि मुद्दा क्या है, डिस्प्यूट क्या है। यहां पे इस आर्टिकल में अभी अजरबैजान और आर्मेनिया की इतनी डिटेल में हम बात नहीं कर पाएंगे, बट बहरहाल हमारे लिए चिंता का एक विषय बनता है। बिकॉज क्यों? पहली बात तो सेंट्रल एशियन रीजन हमारी एनर्जी नीड्स के लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत रिच। यहाँ पे ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज पाए जाते हैं, यूरेनियम रिजर्व्स पाए जाते हैं। हमारी जोग्राफिकल कनेक्टिविटी तो ज्यादा अच्छी नहीं है सेंट्रल एशियन रीजन के साथ। इस करके हम निर्भर करते हैं ईरान के ऊपर। जैसे हम चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, चाबहार पोर्ट में शायद जो बहश्ती टर्मिनल है जो हम बना रहे हैं, जिससे हमको कनेक्टिविटी अफगानिस्तान में मिलेगी। तो हमारा फोकस है कि कैसे हम कनेक्टिविटी सेंट्रल एशियन रीजन के साथ बढ़ा सकें। और इवन अगर अफगानिस्तान की भी हम बात करें, अफगानिस्तान में जो स्थिति चल रही है, जो इंस्टेबिलिटी है, तो अफगानिस्तान में भी प्रेजेंस बनाने के लिए सेंट्रल एशियन रीजन के साथ हमारी कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। याद होगा आपको, पिछले साल नवंबर की बात है, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने एक मीटिंग बिठाई थी जहां पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को बुलाया गया था और अफगानिस्तान की स्थिति को डिस्कस करा गया था। लेकिन बहुत लंबे, अब चलो हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, है ना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में ये संस्था बनाई गई थी और इससे पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रीडिसेसर कौन था? शंघाई 5 था। एससीओ के बारे हमने पहले भी काफी बातें करी हैं। लेकिन आज के टाइम पे इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की जो हम बात करते हैं सेंट्रल एशियन रीजन की, रशिया का जो रुतबा है, रशिया की जो पावर है इस रीजन में थोड़ा कम होते दिखाई दे रही है। जो रशिया का चमकता तारा है वो डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 7 महीने हो गए लड़ाई को यूक्रेन के साथ, लेकिन रशिया ये लड़ाई जीता नहीं है। हमारी निर्भरता रशिया के ऊपर, यानी कि फॉर्मर सोवियत यूनियन के ऊपर बहुत बनी हुई थी इस रीजन के साथ बेटर कनेक्टिविटी पाने के लिए। वो लेवरेज और वो लग्जरी आज शायद हमारे पास नहीं है। हाँ चलो हम डिपेंडेंसी ऑन रशिया की बात करें तो चलो हम आर्म्स एंड एम्युनिशन, डिफेंस ट्रेड, स्पेस टेक्नोलॉजीज, बहुत निर्भर करा है हमने रशिया के ऊपर इतने सालों से। रशिया ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया है। अगर हम पिछले कुछ 2.5-3 सालों की बात करें, चलो 2017 में हमको यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप मिली थी। रशिया ने काफी एक्टिवली कैंपेन किया था इंडिया को मेंबरशिप वहां पे देने के लिए। पहले हम ऑब्जर्वर थे। चाइना नहीं चाहता था कि भारत को मेंबरशिप इस संस्था की मिले, इस ऑर्गेनाइजेशन में मिले। चाइना पाकिस्तान को भी बीच में लेके आ गया
और यहां तक कि जब हम अपने 2.5 साल से जो हमारे और चाइना के बीच में जो तनाव बने हुए हैं, रशिया एक समय में तो तैयार था कि कैसे इंडिया की मदद कर सकता है। रशिया, इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट LAC पे चल रहा था कि कैसे इंडिया को हथियार भी दिए जा सकते हैं। लेकिन आज 2-2.5 सालों में चीजें बदल चुकी हैं। रशिया और चाइना की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी है। हमारी दोस्ती भी रशिया के साथ अच्छी है, ऐसी बात नहीं कि हमारी दोस्ती गहरी नहीं रही, लेकिन चाइना एक बहुत बड़ा फ्रेंड भी बन चुका है रशिया के लिए। और यहां पे सी राजा मोहन ये भी कहना चाहते हैं कि मानो या ना मानो, चाइना एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर भी साबित होगा रशिया के लिए, इनफैक्ट हो भी रहा है। चाइना इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए एक लीडिंग इकोनॉमिक पार्टनर बन चुका है। ठीक है, अभी इस साल बीजिंग ओलंपिक्स में अलायंस विदाउट लिमिट्स की स्थापना करी गई थी। कहा गया था रशिया के प्रेसिडेंट और चाइना के जो प्रेसिडेंट है कि भाई हमारी दोस्ती जो है बहुत गहरी है। लेकिन ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, सेंट्रल एशियन रीजन, जो कि रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, ये व्लादिमीर पुतिन के हाथों से फिसलता जा रहा है। और किसके हाथ में आ रहा है? चाइना के हाथ में आ रहा है। ये हमारे लिए कंसर्न है। रशिया का डोमिनेंस इस रीजन में रहे, वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को मीट करता है। लेकिन चाइना अगर यहां पे एक्टिवली डोमिनेट करना शुरू करे, क्योंकि आप जानते हैं चाइना के पास बहुत पैसा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते चाइना बहुत सारे हाईवे इस रीजन में बना रहा है। और अभी रशिया बहुत कमजोर होता दिखाई दे रहा है, बिकॉज अगेन मैं फिर से वो बात रिपीट करूंगा, लड़ाई जो हो रही है यूक्रेन के साथ, वहां पे यूक्रेन बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से रशियन सोल्जर्स को मजबूर कर रहा है उन शहरों से रिट्रीट करने में जो शहर रशिया ने आज से 6 महीने पहले कैप्चर करे थे। अब हम बात करें अगर दिमित्री मेदवेदेव की, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रशिया के, या अगर हम व्लादिमीर पुतिन की बात करें, एक सपना वो दोनों देखते हैं कि भाई देखो, हम एक रिविजनिस्ट पावर है, हम फिर से वो फॉर्मर USSR ब्लॉक को क्रिएट करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने जो किया वो गलत था और उसकी गलती को सुधारना चाहते हैं। तो अब अगर रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन की कैसे हिम्मत पड़ी कि यूक्रेन फैसला करे कि वो नेटो में जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता, कि भाई नेटो तो कि यूक्रेन तो हमारा है, यूक्रेन कैसे इस बात को तय कर सकता है। तो अगर आज रशिया ये इस तरह का आक्रमण या इस तरह का जो रवैया है यूक्रेन के प्रति दिखा रहा है, तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं या जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके मन में भी एक डर है कि क्या पता कल को ऐसा रवैया रशिया हमारे प्रति भी दिखाए। ठीक है, और दिमित्री मेदवेदेव की बात अगर हम माने या व्लादिमीर पुतिन की बात माने, उनका तो सपना है प्री 1991 USSR को फिर से रिक्रिएट करने का। नाउ अब कजाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो यहां पे आपके सामने कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्त तोकायेव। दिखने में थोड़ा आपको लगेगा कि जी जिनपिंग के बड़े भैया हैं, काफी रिजेम्बलेंस भी लगती है। बहरहाल कजाकिस्तान, आपको याद होगा, चलो इस साल हमने शुरुआत में जनवरी में एक फ्यू मिनट्स का वीडियो भी डिस्कस करा था, जहां पे हमने ये डिस्कस किया था ये जो प्रोटेस्ट कजाकिस्तान में चल रहे हैं क्यों चल रहे हैं, और साथ में हमने बात करी थी CSTO के बारे, यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे। यही कजाकिस्तान जिसने रशिया से मदद मांगी थी, लोग सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रेसिडेंट तोकायेव के अगेंस्ट। ये कह रहे थे कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, ऑयल एंड गैस के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो जनवरी में तो रशिया यूक्रेन की लड़ाई भी नहीं थी, लड़ाई तो फरवरी में हुई है। और लोगों का ये कहना था कि जब कजाकिस्तान में इतने रिच ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, अबंडेंट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स पड़े हैं, तो यहाँ पे जो दाम है इतने महंगे क्यों हो रहे हैं। काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, रशिया ने मदद करी कजाकिस्तान की। लेकिन 1 महीने के बाद जब रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है, तो कजाकिस्तान ने रशिया को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, कजाकिस्तान डर के बैठा हुआ है कि भाई अगर आज ये काम रशिया यूक्रेन में कर रहा है तो कल को मेरे अगेंस्ट भी कर सकता है। और कजाकिस्तान अमेरिकन सैंक्शंस को सपोर्ट कर रहा है जो कि रशिया के ऊपर लगाई गई है। कजाकिस्तान, अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट तोकायेव जो है, ये अपनी एंगेजमेंट यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ, टर्की के साथ, चाइना के साथ और बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते रशिया की जो पोजीशन है इस रीजन में और वीक होती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अभी ये बात भी सामने आई है, जब मैं अजरबैजान और आर्मेनिया का इशू पढ़ रहा था, तो वहां पे एक मैंने बात पढ़ी कि कैसे जो गैस पाइपलाइन है, एक ट्रांस एड्रियाटिक गैस पाइपलाइन है, तो बात वहां पे ये करी गई कि कैसे जो सेंट्रल एशियन रीजन है जहां पे रिच गैस रिजर्व्स पाए जाते हैं, तो ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन के जरिए कैस्पियन सी से जो गैस है वो कैसे एक्सपोर्ट की जा सकती है यूरोपियन यूनियन में। बिकॉज अभी रशिया कह रहा है ना कि मैं गैस आपको नहीं दूंगा, और आगे आने वाले समय में सर्दियां आएंगी, सर्दियां बहुत सिवियर हो सकती हैं यूरोप में, तो गैस की रिक्वायरमेंट है अपने घर को हीट करने के लिए। ठीक है, तो अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं यूरोपियन यूनियन के साथ एंगेज कर रही है। नेवरदलेस फिर से बात आते हैं जो सी राजा मोहन कर रहे हैं कि सेंट्रल एशियन रीजन लगता है व्लादिमीर पुतिन के हाथों से फिसल रहा है। अब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में क्लासेस चल रहे हैं। वो जो टेरिटरी है नगोर्नो काराबाख, वहां पे भी काफी रिच ऑयल एंड गैस रिजर्व्स पाए जाते हैं।
अब अगर नगोर्नो काराबाग की बात करूं, वैसे तो डिटेल में एक वीडियो हम बनाएंगे, बट चलो पासिंग बाय आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि नगोर्नो काराबाग जो है वहां पे अर्मीनियन सेपरेटिस्ट रहते हैं, लेकिन नगोर्नो काराबाग एक माउंटेन है, इट्स लाइक अ माउंटेन रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, वो अजरबैजान टेरिटरी के अंदर आता है। तो कन्फ्लिक्ट अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में पिछले 30 सालों से इस टेरिटरी को लेके है। अर्मीनिया जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपको नहीं पता तो शायद अब आपको पता होगा, अर्मीनिया में 100% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है और अजरबैजान में सेकंड लार्जेस्ट शिया पॉपुलेशन है आफ्टर ईरान। नेवरदलेस, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे सामने क्या आती है कि जी जिनपिंग जब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जा रहे थे, तो जब समरकंद वो जा रहे थे तो बीच में वो कजाकिस्तान रुके, कजाकिस्तान की जो राजधानी है अस्ताना, वहां पे रुके और वहां पे इस बात का आश्वासन दिया प्रेसिडेंट तोकायेव को कि देखिए आपकी अखंडता पे आंच नहीं आने दूंगा, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस मेंटेन रहेगी। ये कितनी फनी बात है, ये किसके ऊपर निशाना ताका जा रहा है? ये बात जी जिनपिंग का तोकायेव को कहना कि आपकी अखंडता पे आंच नहीं आने दूंगा। तो अखंडता पे आंच कजाकिस्तान के ऊपर कौन लेके आ सकता है? रशिया लेके आ सकता है। तो ये कैसी दोस्ती हुई कि अलायंस विदाउट लिमिट्स, रशिया एंड चाइना, लेकिन उसी तरफ चाइना वहां पे कजाकिस्तान में रुक के वहां के प्रेसिडेंट को एश्योर करना चाह रहा है कि भाई आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस ये मेरी गारंटी है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी फनी। इंडिया के लिए क्या सही रहेगा, उचित रहेगा? देखिए, रशिया अगर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अगर शांति बनाए रखे, जो कि अभी तो नहीं लगता, लेकिन अगर आने वाले कल में रशिया की जो पोजीशन है वेस्ट के साथ अगर पीसफुल है, स्टेबिलिटी है, तो वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू रशिया हैविंग पीस विद चाइना। और साथ में बहुत जरूरी है कि चाइना की जो बढ़ती पावर है, तो चाहे वो इंडो पैसिफिक है, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो सेंट्रल एशियन रीजन है, चाइना की इस बढ़ती पावर को चेक करना यह भी हमारा एक बहुत स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन रशिया इस वक्त एक ऐसी लड़ाई में इन्वॉल्व है जिसमें रशिया का जीतना इतना आसान नहीं लग रहा, और रशिया अपनी प्राइमेसी को, अपने डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल एशियन रीजन में भी काफी स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या भारत एक बहुत ऐतिहासिक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? लेट मी ऑल्सो टेल यू, एससीओ की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। 2023 में भारत होस्ट करेगा एससीओ के समिट को। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या हम अभी भी रशिया की जो पुरानी ग्लोरीज थी उसके ऊपर हम चिपके रहे, उसी के साथ खड़े रहे कि भी रशिया बहुत महान था किसी जमाने में, तो रशिया का ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो रशिया के भरोसे पे रह के हम सेंट्रल एशियन रीजन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमको अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनानी पड़ेगी सेंट्रल एशियन रीजन के साथ कनेक्ट करने के लिए, और हम बना भी रहे हैं। अभी इस साल जनवरी की बात है कि जो हेड्स ऑफ द स्टेट की मीटिंग थी बिटवीन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड इंडिया, उसके बाद सिक्योरिटी एडवाइजर्स की भी मीटिंग थी लास्ट ईयर इन नवंबर। तो हम अपनी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया के साथ बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट चाहे वो ईरान के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना हो, डेफिनेटली ईरान के साथ जो कनेक्टिविटी बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है थ्रू चाबहार पोर्ट, ताकि हमको कैसे बेटर कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया में मिल सकती है। तो चाहे वो INSTC टर्मिनल हो, ये सब बातें हैं। बट वे फॉरवर्ड की बात करें तो अब रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी कम करके विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एशियन रीजन, हमको अपने रिश्ते ईरान के साथ, गल्फ रीजन के साथ, इवन तुर्की के साथ भी और बेहतर करने की जरूरत है, ताकि कैसे हम इंपॉर्टेंट बन सके सेंट्रल एशियन रीजन में। और सेंट्रल एशियन रीजन अपनी इंगेजमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ भी बहुत बढ़ा रहा है, बिकॉज EU चाहता है कि अगर कल को रशिया, अब EU कहता है कि भाई 2026-27 तक हम कोई गैस नहीं मंगाएंगे रशिया से, तो यूरोपियन यूनियन को और पार्टनर्स चाहिए और सोर्सेस चाहिए जहां से वो गैस इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सेंट्रल एशियन रीजन EU की मदद कर सकता है गैस इंपोर्ट्स के लिए। ऑफ कोर्स इसको टाइम लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में, लेकिन EU की इंगेजमेंट सेंट्रल एशिया के साथ बढ़ेगी। इस करके हम अपनी इंगेजमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ भी बढ़ा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एशियन रीजन। नाउ अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो इस आर्टिकल को पढ़ के, इस एनालिसिस को सुन के, तो क्वेश्चन आपके सामने है। इसको आप टेलीग्राम ग्रुप पे मत पोस्ट करना, लेकिन क्वेश्चन है कि वैक्यूम created by the weakening of the Russian influence in Eurasia brings in new possibilities for India। इसको elaborate करिए 150 शब्दों में, अपने प्रैक्टिस के लिए है। अगला आर्टिकल, तो ये आज का लास्ट आर्टिकल रहेगा, रीथिंकिंग यूनिवर्सिटीज। देखिए, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जहां पे बात आती है, तो एक न्यू इंडिया का हम सपना देखते हैं। आने वाला जो युवा है, हम न्यू इंडिया की जो बात कर रहे हैं टूवर्ड्स 2047, वो कैसे वेल एजुकेटेड है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात हो रही है, कैसे वो वेल इक्विप्ड है, नॉलेज इकॉनमी को क्रिएट करने की बात हो रही है। जाहिर सी बात है कि नॉलेज इकॉनमी क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, रोज कुछ ना कुछ नई बातें हमारे सामने आ रही हैं। अब देखिए, किसी ने सोचा था कि यूट्यूब एक माध्यम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है एजुकेशन के लिए,
आज लाखों करोड़ों चैनल्स यूट्यूब पे हैं जो कि आपको स्कूलिंग एजुकेशन हो, यूपीएससी की तैयारी हो, चाहे वो एसएससी की तैयारी हो, बैंकिंग की तैयारी हो, कितने सारे माध्यम, कितने सारे चैनल्स हैं जो कि इस माध्यम में जुड़े हुए हैं और इस मीडियम के जरिए कितने लाखों करोड़ों बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो नए तौर तरीके सोचना, अपनाना एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करें, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन ट्रेडिशनल एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स को भी स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है। अभी रिसेंटली यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करी थी कि कैसे जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनमें कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस की जा सकती है। कल को आईआईटीज में, आईएम्स में भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ सकते हैं, फाइनेंस के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ। इस तरह का सपना देखा जा रहा है। और कैसे ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं कैसे और ज्यादा ऑटोनोमस हो सकते हैं बाय 2035। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो अपना इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है इन यूनिवर्सिटीज का, उसको स्ट्रेंथन करें और रीस्ट्रक्चर करें ताकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो मीनिंगफुल हो सके। तो नॉलेज इकोनॉमी की जहां पे बात आती है, एक सवाल जरा सोचने की बात यहां पे है दोस्तों कि हमारे जो आज के टाइम की यूनिवर्सिटीज हैं या जो कॉलेजेस हैं, क्या वो सफिशिएंट हैं? क्या वो इस तरह के वर्कर्स को क्रिएट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि फिट है फॉर द नॉलेज इकोनॉमी? अक्सर ये बात क्रिटिक में आता है कि हमारे जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनका बेटर लिंकेज नहीं है मार्केट्स के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ। वो लिंकेजेस को स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत जरूरी है बिटवीन द एकेडमिया, बिटवीन द रिसर्च एंड बिटवीन द इंडस्ट्री। जब मैं मार्केट्स की बात कर रहा हूं मतलब इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं। तो क्या वो कितने एम्प्लॉयबल है? अब बच्चा बीटेक करके आता है 4 साल के बाद, तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है? रिपोर्ट्स हमारे सामने जो आती हैं वो ये बताती हैं, जो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी सर्विस की बात करें, बहुत कम इंडियन इंस्टीट्यूशंस आते हैं टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में से, ग्लोबल 500 यूनिवर्सिटीज में से। ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ पे टैलेंट नहीं है, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, जिस मर्जी प्रोफेशन की हम बात करें, टैलेंट बहुत है। हमारे यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, ब्रेन ड्रेन थ्योरी की हम बात करते हैं। आजकल बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ये बात का दावा करते हैं कि हम इंश्योर करेंगे कि हमारे बच्चे बाहर ना जाएं, यहीं पे बैठ के पढ़ाई करें। वो चलो सब बातें होती हैं, पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, लेकिन चिंता का विषय ये आता है कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है। लोकल सर्विस ये बताते हैं कि भाई हर साल बहुत सारे लोग ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, लेकिन साथ के साथ बेरोजगारी भी बहुत बढ़ जाती है। एक फिनोमिना है अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स का, जो कि हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये हम नहीं चाहते ना। अगेन डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में अभी है, 25 साल के बाद नहीं होगा। ठीक है, 25-26 साल के लड़के को, बच्चे को नौकरी देना, नौकरी दिलवाना, वो फिर भी एक आसान काम है, लेकिन एक 55 साल की आदमी को नौकरी दिलाना वो मुश्किल हो जाएगा। तो आज अगर कोई बेरोजगार है तो हम ये नहीं चाहेंगे कि वो आने वाले 25-30 साल तक बेरोजगार रहे, क्योंकि अगेन वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो स्वीट स्पॉट है वो अभी हम हार्नेस कर सकते हैं। तो क्या जरूरी है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना, तभी करके हमारी नॉलेज इकोनॉमी और नॉलेज सोसाइटी बन पाएगी। अब ये जो प्रोसेस है इतना आसान तो नहीं है। इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटीज यहाँ पे बहुत आती हैं, ब्यूरोक्रेसी बीच में आ जाती है, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस यहाँ पे आ जाता है, विलिंगनेस की बात आती है कि क्या यूनिवर्सिटीज इतनी सारी गाइडलाइंस होने के बावजूद भी क्या वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी होंगे, प्रिपेयर्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि वो रिजिडिटी की बात आ जाती है यहाँ पे। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि कितने ऑटोनोमस है यूनिवर्सिटीज अपने आप में। देखिए, जहां तक तो टीचर्स को, प्रोफेसर्स को हायर करने की बात है तो वहां पे तो ऑटोनॉमी पूरी है यूनिवर्सिटीज के पास। लेकिन अगर हम फंडिंग की बात करें तो जैसे बहुत सारी जो हम डेवलप्ड कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज की हम बात करते हैं, हार्वर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, वहां पे वो अपने आप में सक्षम है अपनी फंडिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे हायर विश्वविद्यालय, जो अगर हम अपने विश्वविद्यालयों की बात करें, वो फंडिंग के लिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि उनके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि वो अपनी फंडिंग को खुद मोबिलाइज कर सकें। और ये बात भी आती है कि भाई जिस तरह के टीचर्स को आप हायर कर रहे हैं अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज में, क्या वो वेल क्वालिफाइड हैं? जस्ट बिकॉज उन्होंने बीएड करा है या जस्ट बिकॉज उन्होंने पीएचडी करी है तो इसी करके वो फिट हैं टीचर बनने के लिए? देखिए, टीचिंग प्रोफेशन में भी अपने आप को बहुत अपग्रेड करना पड़ता है। चाहे आप यूपीएससी के टीचर हो, चाहे आप फिजिक्स के टीचर हो, चाहे आप किसी मर्जी सब्जेक्ट के टीचर हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ाते हो। आज के टाइम पे पढ़ाई ब्लैक बोर्ड पे कम, पीपीटीज के जरिए ज्यादा होती है। पीपीटीज बनाना, एडिटिंग करना, ये सब काम डे टू डे बेसिस में बहुत जरूरी है। आपको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत कॉम्पिटिटिव है एजुकेशन सेक्टर भी, आसान काम नहीं है एजुकेशन सेक्टर में भी। लेकिन क्या लोग, चलो कमी हर किसी में हो सकती है, कोई अच्छा पढ़ाता हो, कोई बुरा पढ़ाता हो, लेकिन फैकल्टीज अपने आप में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपग्रेड कितना कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कितना खर्चा फैकल्टीज के ऊपर कर रहे हैं कि वो अपने आप को अपग्रेड कर सके, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सके, वो नहीं कर रहे हैं।
यानी कि एक बार आपको एक यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई तो आपको सरकारी नौकरी वहाँ पे मिल गई, आपने कोई पेपर क्लियर किया यूजीसी का, आपने पेपर क्लियर करके आपको मिल गई वहाँ पे 50-60 हज़ार की नौकरी, तो पूरी ज़िंदगी आप बैठे रहें, आपको कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करनी अपने आप के बारे में, वहाँ तक तो बात खत्म नहीं हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, ठीक है, क्या कोई बाइंडिंग मैकेनिज्म है कि भाई अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की और बात आती है, लेकिन जो टीचर्स जो कि रिक्रूट होकर आते हैं इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए, उनको क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि वो अपने आप को इंप्रूव करें, अपग्रेड करें। तो इस करके इस मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स को री एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। बेस्ट फैकल्टीज को अपॉइंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऑटोनॉमी तो आपको मिल गई टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए, लेकिन फंडिंग आपको फिर भी सरकार के द्वारा मिल रही है। तो क्या सरकार यहाँ पे ऑब्लिगेशन डाले, सरकार यहाँ पे कुछ कंडीशंस डाले कि भाई आपको फंडिंग उसी तभी मिल पाएगी अगर आप अपने टीचर्स के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप नॉन परफॉर्मिंग टीचर्स को अपने यूनिवर्सिटीज में, कैंपसेस में आप रख रहे हैं तो आपको फंडिंग आपकी नहीं दी जाएगी, आपको फंडिंग आपकी और कट कर दी जाएगी। नहीं तो ऐसे तो हम नॉलेज इकोनॉमी के टुवर्ड्स नहीं बढ़ेंगे ना, ठीक है। अब अगर एक बच्चा यूट्यूब पे देख ही चीज़ें समझ रहा है, अगर एक बच्चा अगर फिजिक्स में रुचि रखता है और वो बीएससी फिजिक्स करना चाहता है, तो अगर उसने फिजिक्स में करा है और अगर वो सारी की सारी उसको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में वो जाता है, उसको फिजिक्स की इन्फॉर्मेशन उसका प्रोफेसर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, लेकिन वो यूट्यूब पे वीडियोस देख के फिजिक्स के बारे में समझ पा रहा है, तो फिर क्या फायदा उस प्रोफेसर का, उस टीचर का जो फिजिक्स पढ़ाता है। ये बात याद रखिए, नॉलेज सोसाइटी में, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होता है, लेकिन नॉलेज सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास इतना कैपिटल तो नहीं है, लेबर ज़रूर है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइज्ड होने के लिए हमको बहुत ज़्यादा कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो नॉलेज क्रिएशन और अपग्रेडेशन जो है, ये काम तो हम कर सकते हैं, तो क्यों ना इस काम को और फ्लेक्सिबल रखें, क्यों ना जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाएं। जैसे लेटरल एंट्री स्कीम हमने सिविल सर्विसेज में इंट्रोड्यूस करी है, तो क्यों ना लेटरल एंट्री स्कीम हम प्रोफेसर्स में भी इंट्रोड्यूस करें, खास करके जो यूनिवर्सिटीज में आना चाहते हैं प्रोफेसर्स को हायर करने के लिए। अब यहां पर यूजीसी ने एक प्रपोजल निकाला है, प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि हर एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में 10% जो टीचर्स होंगे, जो प्रोफेसर्स होंगे, जो फैकल्टी मेंबर्स होंगे, वो चाहे वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन मीट करते हों, चाहे उन्होंने बीएड करी है, पीएचडी करी है, नहीं करी है, दैट डजंट मैटर, वो अपने फील्ड्स में से एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए वो सिविल सर्विसेज में से हो, कोई सिविल सर्वेंट कहे मेरे को 15-20 साल की मैंने नौकरी करी है, मैं रिटायर होकर पढ़ाना चाहता हूँ, या कोई बैंकर हो, ठीक है, या कोई डॉक्टर हो, या कोई इंजीनियर हो, कहीं मर्जी से हो सकते हैं। यानी कि अब उन्होंने जो अपनी डिग्री करी है वो टीचिंग रिलेटेड नहीं करी है, मे बी उन्होंने यूजीसी का एग्जाम क्लियर नहीं करा, लेकिन अगेन अब एक ओपन सोर्स स्ट्रैटेजी की यहां पे बात करी जा रही है कि कैसे मार्केट में से जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड में, कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट किस चीज में कर रहे हैं, नॉलेज क्रिएशन में कर रहे हैं ना। तो अब अगर कल को यूट्यूब चैनल्स के जरिए ही बच्चे अपनी पढ़ाई करते रहेंगे तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का क्या फायदा रहेगा। तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ऐसे टीचर्स तो हों जो कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, उनको उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट लेके आ सके, उनको कंट्रीब्यूट कर सकें, नॉलेज क्रिएशन कर सकें, और जिनके पास लेटेस्ट एक्सपर्टीज है। क्या पता अगर लेट्स से कोई सीए है तो अकाउंट्स के मामले में, फाइनेंस के मामले में हो सकता है उसको ज़्यादा नॉलेज हो दैन प्रॉब्ली लेट्स से जिसने एमबीए फाइनेंस में करा और वो पढ़ाने लग गया है किसी एमबीए कॉलेज में, ठीक है। या अगर हम डॉक्टर की बात करें, किसी पैथोलॉजिस्ट की बात करें, या रेडियोलॉजिस्ट की बात करें, मे बी जिस बच्चे ने रेडियोलॉजी में डिग्री करी है या पैथोलॉजी में डिग्री करी है उसको इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो एज कम्पेयर टू अ डॉक्टर, या अगर किसी ने इस फील्ड में 15-20 साल काम करा है, ठीक है। तो ये चीजें बीच में लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको ओपन सोर्स स्ट्रैटेजी कहते हैं, जहां पे हम एक लेटरल एंट्री स्कीम जो है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, खास एक और बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, आने वाले समय में, और इनफैक्ट अभी भी कर ही रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल नॉलेज क्रिएटर से। अब जैसे एडुटेक कंपनीज की हम बात करें, जैसे हम हैं, या अगर हम बायजूस की बात करें, अनअकैडमी की बात करें, क्या है, एडुटेक कंपनीज हैं। तो आज के टाइम पे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और ये कॉम्पिटिशन एडुटेक कंपनीज और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बीच में आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी बेहतर स्टाफ में इन्वेस्ट करें। तो जहां पे अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है, तो पैसा तो सरकार दे रही है, लेकिन व्हाट अबाउट अकाउंटेबिलिटी। लोग वहां पे बैठे रहेंगे, टीचर्स वहां पे अपने आप को जब अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो बैठे रहेंगे, सैलरी लेते रहेंगे, सरकार के पैसे बर्बाद होते रहेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है ना। आप ऑटोनॉमी की जब बात करते हैं कि भी हमको ऑटोनॉमी चाहिए, हम अपनी फैकल्टीज खुद हायर कर सकें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अकाउंटेबिलिटी भी तो बहुत जरूरी आ जाती है, ठीक है। नाउ वे फॉरवर्ड की जब बात आती है, देखिए अब आने वाले समय में अकाउंटेबिलिटी के लिए कौन अपहोल्ड करेगा इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं। और यूनिवर्सिटीज को आने वाले समय में मुश्किल होगा
सरकार से पैसे मांगना कि भी हमको आप फंड दीजिए, आप हमको ग्रांट दीजिए, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करना चाहते हैं। बिकॉज सरकार ने ये कहना है कि भाई आपको फंडिंग तभी मिलेगी अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं, अगर आपके वहां पे टीचर्स अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग यूनिवर्सिटीज के, अगर तो हमने नॉलेज इकोनॉमी बनानी है, अगर हम एक न्यू इंडिया का सपना देखते हैं, तो परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग देना यूनिवर्सिटीज को बहुत जरूरी है। जो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको दो, जो नहीं कर रहे हैं उनकी फंडिंग काटो। ठीक है, तो ये बातें दोस्तों इस आर्टिकल में करी गई है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? कंपटीशन बिटवीन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल हैव, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत यहां पे फ्रेम करा है। इंक्रीजिंग कंपटीशन बिटवीन द HEIs एंड द नॉन ट्रेडिशनल क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज। इंक्रीजिंग कंपटीशन, अब लिख लेना इसको, यहां पे शायद मैंने क्वेश्चन इसमें लैंग्वेज गलत आ गई। इंक्रीजिंग कंपटीशन बिटवीन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड द नॉन ट्रेडिशनल क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज, दिस विल लीड टू क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज सोसाइटी इन इंडिया। आपने इसको कमेंट करना है 250 शब्दों में, और आपने कहां कमेंट करना है, कहां पोस्ट करना है? हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। आप यहां पे इस आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि वो फ्लो चार्ट वाला जो है मैसेज, आप इसमें स्पैम मत करिए। बहुत सारे बच्चे, कल मैं देख रहा था, फ्लो चार्ट का मैसेज स्पैम करे थे इस टेलीग्राम ग्रुप में। नाउ अगर आपने इस टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस पाना है तो आपने क्या करना है, आप अभी वीडियो अगर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस लिंक को क्लिक करें, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट करा जाएगा। यदि नहीं करा जाता तो आप हमारे इस नंबर पे भी हमको रीच आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम की ऐप से एक मैसेज ड्रॉप करें दैट प्लीज ऐड मी टू दिस टेलीग्राम ग्रुप। नंबर है 6280133177। 10 बजे से लेके 6 बजे के बीच में, यानी कि सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में, अगर आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड कर दिया जाएगा। नहीं तो ये लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही है। और जहां तक बेस्ट आंसर की बात है, जो कि मल्टीलेटरल ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स की हमने कल बात करी थी, तो आंसर है किशन का। वंस अगेन किशन मधेशिया, वेरी वेल डन किशन, आपका भी कुछ दिन पहले भी बेस्ट आंसर में नाम आया था। तो शुरुआत में तो ये पहले बताते हैं कि मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स होते क्या हैं, बेसिक डेफिनेशन, क्योंकि अब यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन 1-2 लाइंस की देना जरूरी बनता है कि भाई जहाँ पे 2 से ज़्यादा देश इन्वॉल्व रहते हैं, क्या क्या कारण हेसिटेशन इंडिया की रही थी कि वो मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स में नहीं आना इंडिया ने प्रेफर करा। अगर हम RCEP की बात करें तो क्या क्या कारण रहे थे, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो रीजंस है वो मेंशन करे हैं। और उसके बाद यहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि लैक ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स क्यों हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। बिकॉज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो मेक्स वेरी लेस सेंस, मतलब प्रैक्टिकल बात नहीं है कि हम इस तरह के मल्टीलेटरल ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स के मेंबर ना बने। तो जैसे हमने कल IPEF की बात करी थी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की, तो वहाँ पे ये बातें सामने आई थी। और कैसे इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक कर सकता है, अंत में ये पॉइंट्स लेके अपना आंसर कंक्लूड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे आज के आर्टिकल थे। बाकी जाने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट, जो कि हमारा अपने हर एक वीडियो में शेयर करते हैं। पर्पस इन एडवर्टाइजमेंट को शेयर करने का ताकि हम आपको इन्फॉर्म कर सकें कि यदि आप हमारे फ्री वीडियोस तो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे पेड कोर्सेज का भी हिस्सा बनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स की बात करें, बहुत सारे बच्चों के लिए करंट अफेयर्स एक बहुत ही टेंशन का मामला बन जाता है कि भाई करंट अफेयर्स कहाँ से करें। अब करंट अफेयर्स की रेलेवेंस तो UPSC में आज से 5-6 साल पहले भी थी और आज भी और कल भी रहेगी। तो यदि दोस्तों आप करंट अफेयर्स को लेकर चिंतित हैं, अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स आप कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं कर पा रहे हैं, आपका बहुत समय जा रहा है न्यूज़पेपर्स को पढ़ने में, तो आप हमारा स्लीपी क्लासेस का करंट अफेयर्स प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइडेड रहेंगे 6 डेज अ वीक, मंडे टू सैटरडे। हर एक दिन आपके साथ डिफरेंट सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स शेयर करे जाएंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, एथिक्स, सोशल इश्यूज, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ पे ये जो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे, यहाँ पे जो भी रेलेवेंट PYQ बनता है, चाहे वो मेन से ओरिएंटेड हो, चाहे वो प्रीलिम से ओरिएंटेड हो, तो कंटेंट और क्वेश्चंस वो आपके साथ दोनों प्री और मेंस ओरिएंटेड ही डिस्कस करे जाएंगे। और दोस्तों एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, अगर आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल अपना अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो अच्छा समय है कि आप अपनी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। बहुत सारे बच्चों को डर रहता है कि भाई प्रीलिम्स हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम बहुत ही क्लोज मार्क्स से रह जाते हैं। तो मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इस डर को ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करिए, एक्शन लीजिए। तो हमारे पास प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में 30 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट यहाँ पे रहेंगे दोस्तों। इसके फीचर्स आपके सामने अवेलेबल हैं, आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको फीचर्स भी दिख जाएंगे। प्राइसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं दोनों कोर्सेज की। और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जरूर कॉल करिए हमारे टोल फ्री नंबर पे 1800-890-3043 और आपको और असिस्टेंस दी जाएगी। तो मैं आपसे इजाजत लेता हूं और आपको मिलूंगा मैं कल और चर्चा और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और आंसर्स भी लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।